सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर नए अंदाज में। यहां हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स की, बताएंगे इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज, उठाएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दे और बात करेंगे नए आइडियाज और लेटेस्ट हलचल के बारे में। स्टाइलिश, अफोर्डेबल और फास्ट फैशन को देश के हर शहर में पहुंचाने के मकसद से शुरू हुआ स्निच कम समय में मेंस फैशन में अपनी पहचान बना चुका है। सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल से ऑनलाइन D2C ब्रांड को कैसे कंज्यूमर्स में अपनी रीच बनाई। महज 18 साल की उम्र में फाउंडर ने एक छोटे से रिटेल स्टोर से अपनी जर्नी की शुरुआत की, जो आज 600 करोड़ का बिजनेस बन चुका है। क्या है स्टार्टअप के बड़े गोल्स, कैसे न्यू इंडिया का ये फैशन स्टाइलिस्ट सेट पर रहा है बिजनेस के नए आयाम, जानेंगे स्निच के फाउंडर सिद्धार्थ डुंगरवाल से। सिद्धार्थ, वेलकम टू द शो। स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला सवाल तो ये कि स्निच सभी के जुबान पे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? स्निच की फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू श्रेया फॉर हैविंग मी हियर। स्निच की शुरुआत हुई थी 2019 में। मैंने अपनी करियर की जर्नी शुरू की थी 2009 में, व्हेन आई वाज बारली 18 ईयर ओल्ड। मैंने एक छोटी सी रिटेल स्टोर से शुरुआत की थी और उसके बाद मैं ट्रेडिंग में गया, उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। 2019 में मैं सोच रहा था अपना कुछ खुद का स्टार्टअप करने के लिए, एंड दैट इज व्हेन आई वाज लुकिंग एट व्हाट गैप्स वर अवेलेबल। और समझ आया कि इंडिया में अभी भी सारे जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं वो एक ही पैटर्न से चल रहे थे, विच इज मेकिंग कलेक्शन सीजन वाइज। समर आया समर कलेक्शन था, विंटर आया तो विंटर कलेक्शन था। कोई नयापन नहीं आ रहा था ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। जहां ब्रांड्स लाइक H&M एंड Zara वर कमिंग इन टू इंडिया, और दे वर लिटरली डिसरप्टिंग द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ बिजनेस। तभी मुझे लगा कि इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं कर रहे हैं। आई मीन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हमेशा से दुनिया के सारे टॉप ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट कोई भी एक सिंगल ब्रांड इंडिया से नहीं आया जो एक ग्लोबल एस्पिरेशन ले आए। उसी से शुरुआत हुई थी 2019 में स्निच की। शुरुआत में वी वर ओनली अ B2B ब्रांड, जहां हम प्रोडक्ट्स ऑन द लेबल स्निच बनाते थे और सारे मल्टी ब्रांड आउटलेट रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वहां पे हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग B2B ब्रांड डिफरेंशिएटर थे। लाया। जब आप B2B ब्रांड थे, बिजनेस टू बिजनेस करते थे, तब भी आप मेन फैशन को ही केटर करते थे? उस वक्त भी आपका गोल, टारगेटेड ऑडियंस मेन फैशन ही था? हाँ मेन हाँ, फैशन ही क्यों चुना? उसके बाद हम आपकी जर्नी को और समझेंगे, लेकिन सवाल ये कि मेन फैशन ही क्यों, विमेन फैशन नहीं, किड फैशन नहीं, मेन मेन कैसे आपके दिमाग में आया? तो दो तीन चीजें थी। एक, अगर आप सारा अपैरल का स्पेक्ट्रम देखोगे, भले वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हो या डोमेस्टिक ब्रांड्स हो, लाइफस्टाइल बिजनेसेस में सभी का बिजनेस शेयर जो था वो 65% वुमेन था, 25% मेन था और 5 से 10% किड्स था। तो एक कोई सिंगल ब्रांड नहीं था हु वाज ओनली फोकसिंग ऑन मेन, राइट। सेकंड, अगर आप मेन के ट्रेट्स समझोगे तो व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स, मेन आर मोर लॉयल, राइट। अगर आप कोई भी कपल को देखोगे कोई मॉल में जाके शॉपिंग करते हुए, अगर दोनों एक ही स्टोर में हैं तो 90% शॉपिंग जो है वो वुमेन की होती है, और इवेंचुअली men will buy 2 or 3 टी-शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड वॉक आउट। तो एक हमें पता था कि मेन के लिए अगर आप बिल्ड करोगे तो लॉयल्टी विल बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स। सेकंड था कि जो इतना बड़ा गैप था, देयर वाज नो ब्रांड हु वाज फोकसिंग ओनली ऑन द मेंस अपैरल। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, अगर आपने सब कुछ सही कर लिया एक एज अ ब्रांड फॉर मेन, chances of them sticking on to your brand much longer is higher because of their loyalty traits. लेकिन आप बता रहे थे मुझे कि B2B बिजनेस से फिर डायरेक्ट टू कस्टमर, इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर वहां पे आपने क्या समझा? तो जब हम B2B शुरुआत कर रहे थे तो ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे, सारे मल्टी ब्रांड आउटलेट स्टोर्स में जो भी ब्रांड्स थे वो ब्रांड्स 6 महीने पहले बुलाते थे, अपना कलेक्शन दिखाते थे, और रिटेलर्स को प्रिडिक्ट करना होता कि 6 महीने बाद क्या बिकेगा, और उन्हीं के हिसाब से वो डिस्पैच करके ऑर्डर्स को डिलीवर करते थे टू ऑल द रिटेलर्स एज ब्रांड्स। बट हमारा थीसिस ये था कि हमने बोला हर रोज हम नया स्टाइल देंगे रिटेलर्स को। रिटेलर्स को MOQ चैलेंज नहीं देंगे, 25 पीस भी आप खरीद सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है।
उससे हमें बहुत बड़ा ट्रैक्शन मिला विद इन द फर्स्ट 7-8 मंथ्स, क्योंकि रिटेलर्स के लिए अब प्रिडिक्ट नहीं करना था। वो अगर आज 25 या 30 पीस बेच रहे थे तो वो नेक्स्ट डे सुबह खरीद लेते। तो वो हमें बहुत ही फास्ट स्केल दिया। विद इन 8 to 9 months ऑफ अस लॉन्चिंग, हम 1-2 करोड़ की रेवेन्यू ऑलरेडी कर रहे थे मंथली। बट देन पैंडमिक आ गया, जहां ऑफलाइन कंप्लीटली बंद हो चुका था। दी एंटायर और ऑनलाइन में अगर आप देखोगे तो एक या दो ही ब्रांड थे जो अलग अलग निशेस को केटर कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में यही था कि एनीवेज ऑफलाइन शट है, हमारे पास इन्वेंट्री बहुत सारी पड़ी है, तो क्यों ना अपना खुद का वेबसाइट शुरू करके ऑनलाइन बेचे। और उसी से शुरुआत हुई थी जुलाई 2020 में स्निच की। हम 4 लोग थे टीम में, बस ऑफिस के 2 कॉर्नर में 2 रैक थे जिसमें हमारा वेयरहाउस था, और 35 प्रोडक्ट थे वेबसाइट पे। और अब तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं ब्रांड को। एंड यू नो आज आई कुड प्राउडली से कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ वेरी वेल। बिल्कुल, वो दिख भी रहा है सिद्धार्थ। लेकिन जब आपने पहले 1000 कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट बेचे होंगे तो उससे क्या समझ में आया? मेन ट्रेंड्स को कैसे समझा आपने, वो कैसे फैशन को देखते हैं, फिर आपने कैसे प्रोडक्ट्स पे काम किया, इस पे थोड़ा हमें रोशनी दीजिए। हाँ, तो हमने शुरुआत की थी बॉक्सर से, क्योंकि कोविड का समय था। लोगों के पास बाहर जाने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, और बॉक्सर्स एक ऐसा कैटेगरी बन गया जहां लोग घर पे पहन के उसको आराम से रिलैक्स कर सकते थे। हमने बॉक्सर्स में काफ़ी ट्वीक किए, उसका लेंथ थोड़ा बढ़ाया, उसमें पॉकेट्स ऐड कर लिए, विच कुड बिकम लाइक अ शॉर्ट्स ऑल्सो। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई, और फिर हमने लॉन्च किए शर्ट्स। बहुत सारे ऐसे नए नए कैटेगरीज हमने लॉन्च किया, जैसे कोअर्ड सेट्स है फॉर मेन। कोअर्ड्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था इंडिया में, विच इज़ अ पैड क्लोथिंग। और धीरे धीरे हमने शुरुआत की। शुरुआती दिन में जब आप ब्रांड शुरू करते हो, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको मैसेज करते हो, तो 1 घंटे में ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। बट वो दिन के 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, और फिर वो धीरे धीरे प्लेटू होने लगा। और तब हमें समझ आया कि अब तो ये लोग गए जिनको भी आपने मैसेज करके बताया कि हम आपने एक नया ब्रांड शुरू किया है। एंड दैट्स व्हेन वी अंडरस्टूड मार्केटिंग। हमारे पास कोई मार्केटिंग स्किल्स नहीं थी, मतलब मुझे तो ई कॉमर्स का ई भी नहीं पता था, ना टीम में किसी को पता था। बट हमने यूट्यूब से सीखा हाउ डू यू रन एड्स ऑन फेसबुक, और वहां से धीरे धीरे हमने कंटेंट बिल्ड करना शुरू किया। और कंटेंट पे भी हमारा फोकस ये था कि वी विल नॉट ओनली सेल क्लोथ्स। हमारा ऑलवेज एस्पिरेशन था कि हाउ डू यू सॉल्व फॉर मेन। तो हम कंटेंट बनाते थे कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है ऐसे इवेंट में, तो आपको किस हिसाब के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपको एक डेट पे जाना है तो कैसे ड्रेस करना चाहिए, आपको मेंस तो हाइजीन आप पे। कह रहे हैं कि आप कपड़े तो बेचते थे सिद्धार्थ, लेकिन कंटेंट भी क्रिएट करके देते थे कि क्या पहनना चाहिए कौन से ओकेजन में, ये कहना चाह रहे हैं। और सिद्धार्थ, आपने शुरुआत जब की तो आपने फंड रेज किया, पैसे जुटाए, फिर शुरुआत की, कैसे किया आपने? फंड रेजिंग अभी कर रहे हैं आप? मतलब हमने तकरीबन 200 करोड़ के रन रेट तक कोई फंड रेज नहीं की थी। और मैं ये सभी को बोलता हूँ कि हम इकलौते ऐसे ब्रांड है जिसने ये पूरा का पूरा बिजनेस अपने सप्लायर्स के पैसों से बनाई है। एंड क्योंकि मैं 10 से 15 साल उस फील्ड में था, मेरे लिए क्रेडिट पीरियड थोड़ा आसान हो गया था। तो हमारा मॉडल ये था कि हमें 60 से 70 दिन मिलते थे पेमेंट करने के लिए। और क्योंकि हम ऑनलाइन फर्स्ट थे तो हमें 7 से 8 दिन में पैसे आ जाते थे। और उसी का जो कैपिटल है उसको हमने यूज करके बिजनेस को ग्रो किया। सिद्धार्थ, गेम चेंजर क्या रहा आपकी कंपनी के लिए? क्योंकि अगर H&M या ज़ारा, आपने भी मेंशन किया वही दो नाम, कंपेयर करूं तो मेन फैशन में उनका भी पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हैं वहाँ पर? आई थिंक अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देखोगे जो बाहर से आए, वो मुझे लगता है इंडिया को समझ ही नहीं पाए। राइट, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन को नहीं समझ पाए, इंडियन बॉडी टाइप्स को नहीं समझ पाए, ना उनका फोकस रहा है इंडिया पे ज्यादा। तो हमारा एब्रीवेशन यही था कि हम जो डिजाइन के थीसिस है वो लेंगे ग्लोबल ब्रांड से, और वी विल मेक इट एज पर इंडियन बॉडी टाइप्स, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्योंकि अगर आप यूरोप में देखोगे तो हर कोई बहुत ही फिट है, बट इंडिया में पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी। एंड हमने अपने फिट्स को उसके हिसाब से ट्वीक किए। हमने बहुत ही स्ट्रांगली ये जाना कि अगर किसी ने शर्ट खरीदा है तो उससे आप ट्राउजर कैसे बेचोगे, अगर किसी ने ट्राउजर खरीदा है तो आप नेक्स्ट टाइम उसको टी शर्ट कैसे बेच पाओगे। तो
हमने वो एक 360 डिग्री मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जिससे वी कुड एंटर एवरी हाउस होल्ड। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की आपने बात की, तो ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं? इन्फ्लुएंसर्स का सहारा ले रहे हैं या फिर किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है आपकी तरफ से? तो हमारा मार्केटिंग तो आई थिंक डे वन से काफ़ी स्ट्रांग रहा है। एक चीज़ जो हम हम बहुत ही प्राउड है विच इज़ वी आर अ ट्रू एंड ऑनेस्ट ब्रांड। तो अगर आप हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखोगे, हमने कभी भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग नहीं की है। अगर आप ट्रेडिशनली सारे ब्रांड्स देखोगे तो उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी वो डिस्काउंट के बेसिस पे होती थी। सब ब्रांड्स को पता था कि मेरा 30% माल फुल प्राइस में बिकेगा, 30% माल 20 से 25% डिस्काउंट में बिकेगा, और जो बचा हुआ 50% है वो तो मतलब 50 या 70% डिस्काउंट में ही बिकेगा, और उसी के हिसाब से वो उनके प्राइसिंग रख रहे थे। हमें लगा कि क्योंकि हम ऑनलाइन फर्स्ट है, हमारे एमओक्यूज बहुत छोटे हैं, तो हम एक ट्रू एंड ऑनेस्ट प्राइसिंग करेंगे और हम डिस्काउंट को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। तो अगर आप हमारा पूरा डिस्काउंटिंग जर्नी भी देखोगे, 10 से 12% हमारा एनुअल डिस्काउंटिंग होता है। तो वो हो गया एक स्ट्रैटेजी हो गया कि आप कंटेंट में ही ये बताओगे कि आप एक ट्रू एंड ऑनेस्ट प्राइसिंग ब्रांड हो। सेकंड, जहां हमने गलती की वहां हमने कंज्यूमर को रीच आउट किया ऑनेस्टली और बोला ये हमसे गलती हुई है एंड ये हमने फिक्स कर लिया है, भले वो कोई रिटर्न एक्सपीरियंस हो, कोई प्रोडक्ट क्वालिटी इशू हो, क्योंकि एक ब्रांड को कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं सीख के मिस्टेक से उसको बेटर करने के लिए। थर्ड आ गया इन्फ्लुएंसर्स। हम तकरीबन 500 से 1000 कंटेंट बनाते हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स से। अब हमने पूरा टेक ही बना दिया विच इज़ अ स्निच स्क्वाड, जिसे हम बुलाते हैं, विच इज़ अ क्रिएटर प्रोग्राम, जहाँ पे एनीवन हु हैज़ अ फॉलोइंग ऑफ 1000+ कैन एनरोल हिमसेल्फ। वहाँ पे डिफरेंट गिग्स होंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हमने दिल्ली लाजपत नगर में एक स्टोर खोला है, वहाँ पे आपको जाना है और आपको इस हिसाब से कंटेंट बनाना है, और जैसे ही आप अपलोड करोगे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो वहाँ हमारा जो स्केल ऑफ कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 5x हो गया। अच्छा सिद्धार्थ, इसका अंदाज़ा दीजिए मुझे कि आप डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं? क्या आपकी कोई डिज़ाइनिंग टीम है या फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं या फिर खुद ही डिज़ाइन करते हैं? तो शुरुआती दिन में मैं खुद ही करता था और फिर हमने टीम बिल्ड करना शुरू की। बट एक चीज़ जो मैंने सीखा है 10-12 साल उस स्पेस में रह के कि अगर आप कोई भी फास्ट फैशन को डिज़ाइन डिपेंडेबिलिटी बना रहे हो तो वो स्केलेबल नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे वेंडर का हेल्प लेना है, क्योंकि वेंडर मार्केट में है, उसे पता है नया क्या आने वाला है, कब आने वाला है। तो वेंडर्स हमें बहुत सारे नए इनपुट्स देते थे। हमारा काम था उन्हें डेटा देना कि क्या बिक रहा है, कौन से कलर्स बिक रहे हैं, अगर चेक्स है तो वो कितने इंच का चेक्स बिक रहा है, और उसी से हमने डेटा मशीन बनाई। आज हमने एक स्क्रैपिंग टूल बनाया है जो ग्लोबल ब्रांड्स को स्टडी कर सकता है, जो एक गूगल में कीवर्ड्स क्या ट्रेंड कर रहे हैं उन्हें सर्च करता है और एक बहुत ही क्यूरेटेड सा कलेक्शन बना के देता है कि एज पर द डेटा दिस इज द नियरेस्ट हिट लिस्ट दैट यू कैन प्रोड्यूस। अच्छा सिद्धार्थ, ये बताइए कि रेवेन्यू क्या जनरेट कर रही है कंपनी अभी फिलहाल? आई थिंक हमने पहले साल किया था 11 करोड़, फिर हमने किया था 44 करोड़, थर्ड ईयर वी डिड 110 करोड़, फोर्थ ईयर वी डिड 250 करोड़, लास्ट ईयर वी अभी तक ऑडिटेड नंबर्स नहीं आए बट आई एम श्योर वी हैव क्रॉस्ड 500 करोड़, और करंट ARR जो है हमारा वो तकरीबन 700 करोड़ है। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट सिद्धार्थ इसके लिए आपको, और शुक्रिया आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे वर्चुअल डील डेटा रूम में बिजनेस के मौके। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। छोटे बड़े बिजनेस के अहम डील हो या सरकारी टेंडर, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी को लेकर खास एहतियात बरतने की जिम्मेदारी होती है, और इसके लिए भारत पूरी तरह से विदेशी डेटा रूम पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन अब भारत का डेटा भारत में ही रहे, इसी सोच के साथ हरविंदर सिंह ने कॉन्फिक्स डेटा रूम शुरू किया, जो भारत में वर्चुअल डेटा रूम कॉन्सेप्ट लाने वाले पहले लोगों में से एक है। देखते हैं इस टेक स्टार्टअप की बिजनेस जर्नी। चाहे IPO हो, मर्जर, एक्विजिशन या कोई बड़ा सरकारी टेंडर, हर बड़ी डील में सबसे अहम होता है डेटा की सिक्योरिटी।
जब कोई बड़ी डील होती है तो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कई पार्टियों से साझा किए जाते हैं। ऐसे में जरूरत होती है एक सिक्योर डेटा प्लेटफॉर्म की जिसे ट्रैक किया जा सके। कुछ साल पहले तक जब वर्चुअल डेटा रूम एक नया कॉन्सेप्ट था, उस समय हरविंदर ने कॉन्फिक्स डेटा रूम की नींव रखी। कंपनियों की बात करते हैं जहाँ पर 500 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन की डील है, जहाँ पर कंपनी को उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो सिर्फ आपके फेस वैल्यू के ऊपर में आपके साथ डील नहीं करते। सो दे गो थ्रू रिगरस चेक्स अराउंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट योर कंपनी। कौन है, क्या है, प्रमोटर्स कौन है, कब स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द इंसेप्शन डेट टिल डेट, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, किन लोगों के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, इनके क्लाइंट्स कौन हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर दे वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। पहले डेटा रूम का मतलब था एक बड़ा कमरा और भारी भरकम सर्वर, लेकिन अब सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। सीमाएं खत्म हो चुकी है। कॉन्फिक्स एक सास प्लेटफॉर्म है, यानी ना कोई हार्डवेयर ना इंस्टॉलेशन। आज जितने भी बड़े डेटा सेंटर्स हैं, आपने जिन कंपनीज का नाम लिया, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो गूगल है या दूसरे कोई भी है, इन सब की शुरुआत यूएस या यूके पर्टिकुलर रीजन से हुई। लेकिन इन्होंने भी वो चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि एक कंट्री स्पेसिफिक डेटा रेजिडेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज यही बड़ी जो डेटा सेंटर्स है, आज इन लोगों के डेटा सेंटर्स इंडिया में भी मौजूद है। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले लीजिए, चाहे आप अमेज़ॉन का नाम ले लीजिए। और यही चीज़ हमने जब इसमें गवर्नमेंट का मैं फुल क्रेडिट देता हूँ, जो उन्होंने हमने पिछले 10 साल के अंदर में जो एवोल्यूशन देखा है, जो माइंडसेट हमने देखा है गवर्नमेंट का टू प्रमोट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की डेटा प्राइवेसी कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले नहीं था। बट येस, द ट्रेंड हैज स्टार्टेड हैपनिंग। DPDP इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। कभी भी किसी भी समय वो फाइनलाइज होके वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आ जाएगा। और ये वही चीज़ को सप्रेस करता है कि आज गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है, क्लाइंट्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यूज़र्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ साल आईटी सेक्टर में नौकरी करने के बाद हरविंदर सिंह को ये आइडिया आया। हालांकि ये स्टार्टअप जर्नी आसान नहीं थी। इन सब के बावजूद हरविंदर सिंह ने कभी फंडिंग का रास्ता नहीं अपनाया। दिल्ली में मैंने काफ़ी साल जॉब की है। एक बड़े आईटी एनेबल्ड ट्रेनिंग सेंटर प्लस द कॉल सेंटर ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर में मैंने एज अ चीफ ट्रेनर काम किया है। मैंने वो सब चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। उसके बाद मैं बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ और वहाँ पर बेसिकली एक बहुत बड़ी जो टेक कंपनी है उनके साथ में मैं उनकी कॉर्पोरेट टीम में एम्प्लॉयड हुआ, जिनके जो कंपनी के जो ओनर थे वो NASSCOM के फाउंडर मेंबर थे। सो उनकी लीडरशिप में मैंने इन चीज़ों को और बेहतर नज़दीकी में सीखा और फिर अपना डेटा रूम में आया। आज कॉन्फिक्स की क्लाइंट लिस्ट काफी बड़ी है। बहुत सारे IPOs हम लोगों ने किए, तकरीबन 1000 से ज़्यादा M&A डील्स हम कर चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तकरीबन 70 से ज़्यादा IPOs हम जनरेट कर चुके हैं, चाहे वो प्रिपरेशन के तौर पे आप बात करें, चाहे वो भारत होटल्स लिमिटेड का हो IPO हो, चाहे एवेन्यू सुपरमार्ट्स का IPO हो, महानगर गैस लिमिटेड का IPO हो। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग चीज़ों को वर्कआउट करें। तो हमने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में 15 साल में, जो भी हमने एक नेटवर्क बनाया, हम आज गवर्नमेंट के साथ में काम करने के प्रोसेस में है, जहाँ पर हम इस इंडस्ट्री नॉलेज को क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी पिछले 15 साल में। आज आप एक स्टार्टअप है, आपको फंड रेज करना है, आपको पोटेंशियल बायर या इन्वेस्टर को रीच आउट करना है, तो उसके सही प्रोसेस, उसका सही तरीका क्या है, आज हम वो गाइड करते हैं। कॉन्फिक्स डेटा रूम ने अब अपनी पहुंच दुबई और अमेरिका तक बनाई है। दुबई is a very crucial market for us because lot of again ecosystem वहाँ पर भी बढ़ रहा है और एशिया is the fastest moving
मार्केट करंटली वर्ल्ड वाइड अगर आप इसको देखें, पहले जहाँ पर एड्रेसेबल मार्केट इंडिया में तकरीबन 1000 डील्स पूरे साल में होती थी इस तरीके की, आज की डेट के अंदर में हिंदुस्तान में वो 5000 से ज़्यादा डील्स होती हैं। इनिशियल टाइम की मैं बात करूँ, प्रॉबली हम लोगों ने साल भर के अंदर में 20-25 डील्स की होंगी, बट आज तकरीबन हम 200 से 250 डील्स हर साल एग्जीक्यूट कर रहे हैं सक्सेसफुली अपने प्लेटफॉर्म पे। सो ग्रोथ आप समझ सकते हैं, जहाँ पर इनिशियली हम लोग सिर्फ 1, 2, 3 लोगों से काम शुरू किया, आज एक अच्छी खासी एस्टैब्लिश टीम है। लेकिन बदलते समय में तकनीक भी बदलती है और इसलिए हरविंदर अब नए प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। हम तकरीबन हर क्वार्टर में एक नया प्रोडक्ट फीचर जो है आज की डेट में इंट्रोड्यूस करते हैं। रिसेंटली हमने रिडक्शन करके एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की, जहाँ पर जब आप डेटा अपना किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ में शेयर करते हैं तो आप सर्टेन पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को हाइड कर सकते हैं, और जब आप अगली स्टेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस में पहुँचे तो आप उसे वापस खोल सकते हैं। सो सेंसिटिव डेटा कैन बी मास्क्ड, कैन बी रिडक्टेड। These are few things that we've done. Other than that, what we have done is closely got involved with the MeitY, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके जो सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ डेटा सेंटर्स है, अप्रूव्ड डेटा सेंटर्स है, we've set up structures there. MeitY अप्रूव्ड VAPT जो टेस्टिंग ऑडिटर्स हैं, उनके थ्रू हम अपना प्लेटफॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो कि अगेन इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, सो उन सब प्रोसेसेस के ऊपर में प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है। रिसेंटली हमने जो है अपना टेंडरिंग का एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज बहुत सी आज की डेट में परचेज डिपार्टमेंट के अंदर में आपको पता है 10 की चीज़ कैसे 100 की हो जाती है, नहीं पता लगता। वहाँ ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट रिसेंटली। लगभग 30% सालाना ग्रोथ के साथ कॉन्फिक्स डेटा रूम ने इंडस्ट्री में अच्छी पहुंच बनाई है, लेकिन अब लक्ष्य और आगे जाने का है। आज की डेट में अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बोल सकूं तो तकरीबन 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज़ व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू वेयर वी हैव रीच्ड, एंड ओवर द नेक्स्ट 5 years थिंग्स आर मूविंग इवन इन अ फास्टर पेस, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि वो जो एक एरा था जहाँ पर लोगों को पता नहीं था, और आज दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से भी, प्लस आपके चैनल और दूसरे मीडिया की वजह से भी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, नीड फॉर कंप्लायंस बहुत बढ़ चुकी है। तो जो चीज़ हम पहले एजुकेशन मोड पे थे, समझाने के मोड पे थे, आज हमें वो समझाना कम पड़ रहा है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनका प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना और क्या फ़ायदा, सब वो समझा के इट्स मच मोर ईजियर, सो द स्पीड इज़ बेटर। CDR का फोकस डेटा लोकलाइजेशन पर बना रहने वाला है, हालांकि अब वह अंतर्राष्ट्रीय एक्सपेंशन पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।